स्पेशल के नेक्स्ट लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। कल का लेक्चर जो हमने एंड किया था बड़ा एनर्जेटिक लेक्चर था। उस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। वर्किंग की हेडिंग पढ़ रहे थे और वर्किंग की हेडिंग में मैंने आपको लॉजिकल स्टेप सारा पढ़ा दिया। अब सिर्फ इक्वेशंस को डील करना रह गया। अगर मैं आपको वर्किंग का लास्ट सेंटेंस वापस सुना दूं ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि लेक्चर के एंड पे पढ़ाया था तो मुझे पढ़ाना आसान हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस मेरा ये था कि मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलेगा, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, भट्टी के पास आएगा, भट्टी से निकलेगा, कैथोड के पास आएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकल के सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन में एक आयन उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर दूसरा आयन वो इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के वापस एनोड के पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। और जब साइकिल कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहीं पहुंच जाएगा, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए तो अब इलेक्ट्रोलिसिस की डिटेल वर्किंग हम कर लेते हैं। आज ज्यादा लंबी नहीं है और उसके बाद जो है वो चलो जो रिएक्शन है कैथोड। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट लेक्चर में पूरी मेहनत में कर चुका हूं तो लिहाजा काइंडली आज उसको इस्तेमाल करने का दिन है। आप उसको उस लेक्चर को एक दफा और देख लेते या फिर आप जो है वो कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ ले। कोई ना कोई काम करना पड़ेगा वरना जो है बातें फंसेगा। देखो भाई, कैथोड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेस। अब मैं चाहता हूं कि आप कैथोड के बारे में जो भी पढ़ें वो आपको 2 साल तक तो याद रहे, यानी कि सेकेंडरी में और एप्टीट्यूड। ये नहीं कि आप पढ़ा और जैसे निकल गया, बेकार है। तो लॉजिक बना लिया आपने। क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो उस आयन को अपने पास बुलाएगा जो पॉजिटिव होगा। ये कैथोड के बारे में पहला जुमला है, चाहे इसको जहन में बैठा लें, चाहे कॉपी के टॉप पे लिख लें, क्योंकि ये पेपर में इस तरह नहीं लिखते। तो पहला सेंटेंस मैंने बता दिया, क्योंकि उर्दू में भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है लिहाजा उस आयन को अपने पास बुलाएगा जो पॉजिटिव है। और अगर आपकी कॉपी पे आप झांक ले तो आपको पता चल जाएगा कि जो पॉजिटिव आयन है वो कॉपर है। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया कि जो कैथोड है क्योंकि वो नेगेटिव होता है लिहाजा उस आयन को अपने पास बुलाएगा जो पॉजिटिव होगा। और हमारी पढ़ाई में जो पॉजिटिव आयन है वो कॉपर है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 कि ये जो कॉपर है, ये जो जमाने में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं पेपर में लिखनी आपने, ये जो कॉपर है प्लस उसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप गलती का चांस ही ना हो। ओरली बोलने में ये होता है कि मिस कर जाते हैं। कोई भी चीज पॉजिटिव है इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। प्लस 2 का मतलब है 2 शॉर्ट है, प्लस 1 का मतलब 1 शॉर्ट है, प्लस 3 का मतलब 3 शॉर्ट है। इससे ऊपर नहीं, 1 2 या 3। यानी कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है और वो किसके पास पहुंचा है? कैथोड के पास। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब है बहुत सारे पड़े। तो अगर मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा हो और मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच जाऊं तो ये बिल्कुल आइडियल सिनेरियो है। जो चीज कम है ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वो चीज मिल सकती है जहां वो चीज ज्यादा है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ज्यादा है, मेरी गाड़ी में कम है। बिल्कुल इसी तरह जो पॉजिटिव आयन है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो कोई और सब, कोई सा भी पॉजिटिव है, नाम कॉपर का मैं ले नहीं रहा, जो भी पॉजिटिव आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो लिहाजा वो उस प्लेट के पास पहुंच गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ताकि वो उससे इलेक्ट्रॉन ले ले और इलेक्ट्रॉन लेके अपनी जो शॉर्टेज है वो खत्म करे। अब एटम बड़ा असूल पसंद होता है, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है तो 2 ही लेगा, 3 शॉर्ट है तो 3 लेगा, ये ऊपर नीचे नहीं करता। तो इसने प्लस करके जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। किससे ले लिए? कैथोड से ले लिए। हमारा टारगेट ये है कि इलेक्ट्रॉन वापस एनोड को मिले। देखो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड से बैटरी में आया, बैटरी से कैथोड में आया और कैथोड से पॉजिटिव आयन के पास आ गया। कैथोड से पॉजिटिव आयन के पास आ गया, पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और गेन करने का मतलब है इसका जो चार्ज था वो खत्म हो गया। 0 का मतलब है इसके ऊपर कोई
चार्ज नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, पहला सेंटेंस में क्या बोला था, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है लिहाजा उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ गई, पहला सेंटेंस था। दूसरा, पॉजिटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये जो मैं आपको जुमले लिखवा रहा हूँ तारीखी जुमले, आपको अंदाजा नहीं इससे कितनी आसानी हो जाएगी। उर्दू में लिखना, लेकिन कॉपी के टॉप पर भले रोमन उर्दू में लिखना। पॉजिटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बहुत अच्छी इंग्लिश है, वो भी सही है। पॉजिटिव आयन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तीसरा जुमला, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसमें जितना चार्ज है +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +3 होता तो 3 गेन करता, +1 होता तो 1 गेन करता। जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 जुमले हो गए। नंबर 1, पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नंबर 3, जितने इलेक्ट्रॉन नहीं, जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लास्ट सेंटेंस, स्टार सेंटेंस से 3 होगा। आखिरी सेंटेंस क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लास्ट सेंटेंस नंबर 4। चौथा सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है, अगर एब्जॉर्ब ना हो पाए तो छोड़ दीजिए। 3 लेकिन आपने नहीं बोले। चौथा सुने, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और चार्ज खत्म होने के बाद अगर वो सॉलिड है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर वो गैस है तो उसके साथ 2 लगा के उसको लिबरेट कर देंगे। चौथा सेंटेंस फिर सुने, फिर सुन लें। जब वो इलेक्ट्रॉन 3 सेंटेंस होने के बाद चौथा सेंटेंस क्या बोलता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। +2 था, 0 हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। और चार्ज खत्म होने के बाद अगर वो सॉलिड है तो वैसे रह जाएगा, और अगर वो गैस है तो उसके साथ 2 लगेगा और वो लिबरेट यानी कि उड़ जाएगा। अब अगर आपको ये कंफर्म ना हो रहा हो कि ये सॉलिड है या गैस है, लिक्विड कभी नहीं होगा, सॉलिड है या गैस है, तो आपने टीचर से, सीनियर से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई ये सॉलिड है या गैस है। सॉलिड है तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही छोड़ देंगे, और गैस होगा तो 2 लगा के लिबरेट करेंगे। चलिए तो वर्डिंग सुन लें। जब हमने क्या पास किया, करंट पास किया, तो करंट पास करने में जो कॉपर का आयन था वो कैथोड के पास गया। पेपर में कोई और पेपर बोल रहा हूँ, पढ़ाई में कोई सा भी आयन हो सकता है। हमारे पास कॉपर है, कॉपर का आयन कैथोड पे गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद क्योंकि वो सॉलिड होता है लिहाजा वैसे रह जाएगा, और वैसे रहने के बाद मेटेलिक प्लेट के ऊपर चिपक जाता है। कॉपर है जो खुद भी मेटल है, और जो कैथोड है वो भी मेटेलिक प्लेट है। तो जब कॉपर वैसे रह जाएगा तो वो मेटेलिक प्लेट के ऊपर चिपक जाएगा। इसको 9 में कहते थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पता नहीं आपको याद है, मुझे याद नहीं है। इसको बोलते थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी जो कैथोड है वो भी मेटेलिक प्लेट है, और जो कॉपर बना ये भी मेटल है, तो मेटल के ऊपर मेटल चिपक गया। तो मेटल के ऊपर मेटल के चिपकने को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, वर्डिंग लिखें। ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, on the passage of electricity, on the passage of electricity copper ions move towards cathode. On the passage of electricity copper ions move towards cathode. Copper ions move towards cathode, gain 2 electrons. कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच का मतलब है कि हर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बोर्ड पे 1 दिख रहा है, कंटेनर में 1 नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं, सब एक ही काम करेंगे। कॉपर के जितने भी आयन है यही काम करेंगे। ठीक है, कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, बिकम न्यूट्रल, gain 2 electrons each, become neutral and deposited at the surface of cathode. Become neutral and deposited, चिपक जाना, and deposited at the surface of cathode. And deposited at the surface of cathode. फुल स्टॉप। अब आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, मैं एक्स का बात बता दे रहा हूं।
चलिए अगली एडिट डालेंगे आप, पता नहीं मैंने ए लिखा था या क्या लिखा था, वन लिखा था, मुझे पता भूल गया था, तो मैं लिख देता हूँ वर्किंग में 2 लिख देता हूँ, नहीं बल्कि बस डायरेक्ट डालना, आप देख लीजिएगा ए लिखा है तो बी लिख दीजिएगा, वन लिखा है तो लिखा भूल गया। अच्छा, रिएक्शन एड एनोड, रिएक्शन एड एनोड, ठीक है। अब आपने सेकेंड ईयर ना फर्स्ट ईयर स्पेशल, अब आपने जो बातें कैथोड के लिए लिखी है उनको रिवर्स कर दें और मेहनत अपने डिक्रीज करें, ये नहीं बार बार मेहनत करता रहता। आपने कैथोड के बारे में पहली बार लिख तो देता हूं मैं, एनोड जो है वो कैसा है, एनोड तो कैसा है, पॉजिटिव है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, ठीक है। जो एनोड है वो खुद पॉजिटिव है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, शॉर्टेज मतलब कमी है। अच्छा, पहला सेंटेंस कि क्योंकि एनोड पॉजिटिव है लिहाजा उसके पास हमेशा नेगेटिव आयन आएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है लिहाजा उसके पास हमेशा नेगेटिव आयन आएगा। तो क्योंकि एनोड पॉजिटिव है लिहाजा उसके पास हमेशा नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव आयन उसके पास, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो है, नेगेटिव जो चार्ज आयन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, इससे आसान इंग्लिश में नहीं लिख सकते। एक्स्ट्रा का मतलब वो उसका वो इलेक्ट्रॉन उसको नहीं चाहिए, वो उसका नहीं है, और जितने चार्ज होते हैं उतने एक्स्ट्रा होते हैं। अगर मेरे पास मार्कर एक एक्स्ट्रा होगा, 4 मार्कर है, 3 चाहिए तो मैं एक फेंक दूंगा, निकाल दूंगा, लूज कर दूंगा, दे दूंगा उसे। इंग्लिश उर्दू कोई हो सकती है। तो जो नेगेटिव, दूसरा जुमला क्या होगा, पहला जुमला नेगेटिव आयन, एनोड जो पॉजिटिव है लिहाजा हमेशा उसके पास नेगेटिव आयन आएगा। दूसरा जुमला नेगेटिव आयन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज, माइनस का मतलब लूज, प्लस का मतलब था गेन। तो जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। और तीसरा जुमला जितना चार्ज होगा उतना लूज करेगा। पहला जुमला था एनोड पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन उसके पास आएगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव आयन उसके पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीसरा जितना चार्ज होगा उतना लूज करेगा। देखो -1 है तो 1 लूज करता है, -2 होता तो 2 लूज करता, -3 होता तो 3 लूज करता, -1 है 1 है तो 1 लूज करेगा। लूज करने के बाद हो जाएगा न्यूट्रल। चौथा जो जुमला, शुरू के 3 जुमले तो कैथोड के बिल्कुल अपोजिट है, कैथोड पे पॉजिटिव आयन आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। तीसरा और चौथा जुमला सेम है। तीसरे में ये था कि प्लस साइन जितना होगा उतना ही गेन करेगा, या माइनस साइन जितना होगा उतना ही लूज करेगा। चौथा जुमला भी सेम है कि जब वो लूज कर देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने के बाद अगर वो सॉलिड हुआ तो वैसे रह जाएगा, और गैस होगा तो हो जाएगा। अब कॉपर सॉलिड था, वैसे रह गया था और चिपक गया था। क्लोरीन जो है वो गैस है, लिहाजा इसके साथ टू लगाएंगे। गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, टू लगाना पड़ता है, O2 N2 Br2 देखा होगा आपने लाइफ में कभी, तो टू लगाने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर भी टू लगाना पड़ेगा। तो वर्डिंग क्या बनी कि एनोड जो पॉजिटिव है लिहाजा नेगेटिव आयन आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, जितना चार्ज था उतना लूज किया, लूज करने के बाद न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद क्योंकि वो गैस था लिहाजा वो कंटेनर से बाहर उड़ गया। उड़ने के लिए इंग्लिश का वर्ड है लिबरेटेड। चलो, ऑन दी अदर हैंड, chlorine ions move towards anode. On the other hand, chlorine ions move towards anode. Chlorine ions move towards anode. Move towards anode. Lose, L-O-S-E, lose, double O मत लगा दीजिएगा, L-O-S-E, lose an electron each. Lose an electron each. Lose an electron each. Become neutral. Lose an electron each. Become neutral. Become neutral. Become neutral.
and liberated as chlorine gas. Become neutral and liberated as chlorine gas. And liberated as chlorine gas. Full stop. Liberated as chlorine gas. Full stop. ठीक बात हो गई? चलिए अब आप इक्वेशन लिख लें, शाबाश जल्दी से। जो मैं बातें लिखता हूँ इस तरह एरो डाल डाल के या पेंसिल से लिखा करें और फिर मिटा दिया करें। आखिरी हेडिंग आ जाएगी टॉपिक की ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन बिल्कुल आसान है, मैं तेज काम करके खत्म करता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन में पहले आपने कैथोड वाली इक्वेशन लिखी एज इट इज, फिर आपने एनोड वाली इक्वेशन लिखी एज इट इज, फिर आपने दोनों इक्वेशन को भैया ऐड कर दिए। ऐड करने से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, कैंसिल हो गया, जैसे हैसेस लॉ में करते थे आप। अब उल्टे हाथ वाली चीजें उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ वाली चीजें सीधे हाथ पे लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉपर +2 और यहाँ आ जाएगा 2Cl माइनस और यहाँ आ जाएगा कॉपर 0 चार्ज और Cl। ये कहलाता है ओवरऑल रिएक्शन। ये पेपर में लिखना मस्ट है, हालांकि ये बड़ा कैजुअल सा आसान सा काम है, फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये पढ़ाई का हिस्सा है, इसको भूलना नहीं। चलिए जी, तो ये इलेक्ट्रिशियन हमने कंप्लीट कर लिया। कोई भी मसला होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल नंबर पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा, आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई है। क्लियर है सबको? अब आज का जो लेक्चर बचा है इसके बड़े आसान से दो टॉपिक हमने करने हैं, हलवा से अगर टाइम बचा तो 2 मिनट हो जाएंगे। हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन, बल्कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, फिर वो दो टॉपिक्स आएंगे, तो चलो उनकी बारी अभी नहीं है। अभी जो हमारा आज का लेक्चर बचा है इसको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, सही वो बात है। हेडिंग डाल दें ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारी इस लेक्चर की आखिरी पढ़ाई है, थोड़े से तवज्जो के साथ पढ़नी है। काम का टॉपिक है, अच्छा काम आता है, काम से बनाते हैं, पढ़ाई में सेकेंडरी में एप्टीट्यूड में काम आएगा आपके। चलो ऑक्सीडेशन नंबर ये कहता है कि जो एटम है, कौन है भाई? एटम। नेचर ने इसको न्यूट्रल बनाया, ठीक है। पहली बात समझ आ गई सबके कि एटम को नेचर ने बनाया है न्यूट्रल। एटम को नेचर ने बनाया है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है। पर वही एटम जब मॉलिक्यूल का हिस्सा बनता है, ठीक है भाई, वही एटम जब मॉलिक्यूल का हिस्सा बनता है तो उसके ऊपर आ जाता है चार्ज। ये बात समझ आ गई? वो चार्ज बकायदा कोई लिखा हुआ नहीं होता एटम पे, वो हमारी पढ़ाई के लिहाज से पता चलता है, इसीलिए वर्ड आ रहा है एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब बज़ाहिर उसके ऊपर चार्ज है, वैसे नहीं कोई कि आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे एटम को तो वहाँ +1 लिखा होगा, ऐसा तो नहीं है। पढ़ाई के लिहाज से उसके ऊपर चार्ज आ रहा होगा, फिर वो पढ़ाई के लिहाज से निकालना भी सीखेंगे। तो एटम को नेचर ने बनाया न्यूट्रल, लेकिन वही एटम जब किसका हिस्सा बनेगा, मॉलिक्यूल का, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एपेरेंट चार्ज आएगा। जो चार्ज निकालना हमें सीखना है, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक दफा और सुन ले, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर सुन ले कि एटम अगर मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। लेकिन वही एटम अगर किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गया तो उसके ऊपर एक चार्ज आएगा, जो कि निकालना सीखने हमें निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के बाद हमें दिखने लग जाएगा। जैसे आम बंदों को नहीं दिखेगा पर आपको दिखने लग जाएगा जब आप पढ़ाई पढ़ लेंगे, चार्ज निकालना सीख लेंगे। तो वो जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर मैं मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे
सोडियम जब एटम की फॉर्म में है तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। ठीक है भाई, सोडियम जब एटम की फॉर्म में है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। तो यही सोडियम जब NaCl में आ जाएगा तो Na पे चार्ज आ जाएगा +1 और Cl पे आ जाएगा -1। अब ये +1 कैसे आ रहा है और -1 कैसे आ रहा है ये निकालना हमने बाकायदा रूल्स में सीखना है, जो कि आज स्टार्ट हो जाएगी और अगले लेक्चर तक चलेगा। तो डेफिनेशन क्या बनने जा रही है कि एटम को नेचर ने न्यूट्रल बनाया, पर जब वो मॉलिक्यूल में आ गया तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है पर दोनों एटम सेम है, ये भी एग्जांपल हम क्या ले लें। हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल एटम नहीं है पर दोनों एटम सेम है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलो H2 की फॉर्म में लिखे, हाँ है में फंसेंगे ऐसे क्या, तो हाइड्रोजन H की फॉर्म में है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यही हाइड्रोजन जब पानी में आ जाएगा, यही हाइड्रोजन जब पानी में आ जाएगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +1, ऑक्सीजन पे होगा -2। यानी सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब ये एटम की फॉर्म में होते हैं तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और जब ये मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाते हैं तो इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, जो कि निकालना अभी आपको नहीं आता, सीखेंगे। ये जो चार्ज आपको नजर आ रहा है, दिस चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। चलो डेफिनेशन लिखें, शाबाश। द एपरेंट चार्ज, द एपरेंट चार्ज APPARENT, अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब बज़ाहिर, बज़ाहिर का मतलब है कि आपको ऐसे दिख रहा है, पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो कोई लिखा हुआ नहीं होगा। द एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, द एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, the apparent charge present on an atom when it is present, when it is present in a molecule, when it is present in a molecule, when it is present in a molecule called oxidation number। हाँ भाई, when it is present in a molecule, when it is present in a molecule called oxidation। पैरा नंबर 2 में लिखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग नहीं है, सेंटेंस चलता है ना, हेडिंग नहीं डालनी है। पैरा नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, the oxidation number of hydrogen in water is +1, the oxidation number of hydrogen in water is +1, or the oxidation number of chlorine in sodium chloride is -1, or the oxidation number of chlorine in sodium chloride is -1। चलो, तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब किस तरह से मैं +1 लिख रहा हूं, किस तरह से -1 कैसे आ रहा है, इसके लिए हमारे पास है रूल्स। ये कोई मैं आसमानी काम नहीं कर रहा, रूल्स पढ़ लेंगे तो आप भी लिख देंगे। तो हेडिंग डाल दें रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, सही। चलिए पहले सेंटेंस है, फॉलोइंग आर द रूल्स, फॉलोइंग आर द रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फॉलोइंग आर द रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फॉलोइंग आर द रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अब पॉइंट नंबर 1 2 3 करना है, तो हेडिंग नहीं है। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में होगा, अगर कोई एटम फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट दो तरह की होती है, मोनोएटॉमिक
मोनो कहते हैं एक को, एटॉमिक का मतलब एटम। मोनोटॉमिक का मतलब है कि उसका एक ही सिंबल लिखा होगा, बस कोई नंबर शंबर नहीं लगा होगा। मोनोटॉमिक का मतलब फिर सुन लिया, मोनोटॉमिक का मतलब उसका सिंबल होगा, एटम का सिंबल होगा और सिंबल के साथ कोई नंबर नहीं लगा होगा, जैसे कि FENACSP और ZNETC। इतने सारे मैंने लिख दिए, भरमार में लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे एटम हैं, इनका सिंबल है और इनके सिंबल के साथ कोई 1 2 3 4 नहीं है, तो ये कहलाएगा मोनोटॉमिक। दूसरा है डायटोमिक, जैसे कि H2, जैसे कि O2। डायटोमिक का मतलब है दो एटम होंगे पर एक जैसे होंगे, दो एटम होंगे पर एक जैसे होंगे। N2Cl2 Br2 etc। अब चाहिए मोनोटॉमिक हो या डायटोमिक हो, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फ्री स्टेट। किताब इतनी डिटेल में बात नहीं करती, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। तो अगर एटम किसमें होगा फ्री स्टेट में, चाहे इनमें से हो चाहे फ्री स्टेट में इनमें से हो, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0। यह रूल नंबर 1 कि कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब है चाहे इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, यानी इनमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 0 लिखते नहीं है, पर अगर आप लिखते हैं समझने के लिए कोई चार्ज नहीं। चलिए रूल नंबर 1 लिखें। इन फ्री स्टेट, अब फ्री स्टेट के बाद ब्रैकेट में आप क्या करें कि 2-3 एग्जाम्पल यहां से उतारे और 2-3 एग्जाम्पल यहां से उतारे और ETC आ गया। ठीक है, इन फ्री स्टेट लिखें, फ्री स्टेट के बाद ब्रैकेट बनाएं, ब्रैकेट में आप कुछ नाम यहां से उठाएं, कुछ नाम यहां से उठाएं और ETC लगा दें। In free state, the oxidation number of all atoms. In free state, the oxidation number of all atoms must be equal to 0. In free state, the oxidation number of all atoms must be equal to 0. ठीक है भाई, in free state, the oxidation number of all atoms must be equal to 0। ब्रैकेट तो आपने लिख दी होगी, नहीं लिखी तो जल्दी से लिख लें। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई एटम मॉलिक्यूल में है, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बोला, तो अगर एटम मॉलिक्यूल में होगा तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 कह रहा है कि फ्री स्टेट पे 0 होता है। फ्री स्टेट आपने देख ली, फ्री स्टेट में उसके साथ कुछ और नहीं होता है। तो अगर एटम मॉलिक्यूल में है, कौन सा मॉलिक्यूल? जनरल, जो H2O2 वाला है वो नहीं, HCl हो गया, मुख्तलिफ एलिमेंट का मॉलिक्यूल। तो अगर एटम मॉलिक्यूल में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आप उसका सम करेंगे तो वो 0 है। ये रूल नंबर 2 आ गया। इसको एग्जांपल से प्रूफ कर लेंगे। पहले आप बात समझ लें कि अगर एटम किसमें है, बल्कि एटम्स बोलना चाहिए, एक तो नहीं है ना, एटम्स। अगर एटम्स मॉलिक्यूल में है तो एटम्स का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा। तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं सम करूं तो वो जो सम आएगा वो 0 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं याद होंगे तो किताब याद करवाइए, पर आपको पॉइंट नंबर 2 टारगेट करना है कि जब आपको किताब से ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएंगे और आप उनका सम करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एटम्स है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, उसका जो सम होगा वो 0 होगा। मैं आपको सबसे आसान एग्जांपल से लेके शुरू करता हूं। जैसे H2O मैंने लिखा था पहले, फिर से सीधे शुरू करते हैं। तो H2O में हाइड्रोजन पे +1 है और ऑक्सीजन पे -2 है, मैंने पहले भी लिखा था। तो हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन है तो एक और +1 आ गया ना। हाइड्रोजन पे +1 है, 2 हाइड्रोजन है तो एक और +1 आ गया, यानी +1 पहले हाइड्रोजन का, फिर +1 दूसरा हाइड्रोजन का, फिर हमने फिर प्लस लगाया क्योंकि सम करना है।
फिर ब्रैकेट बनाई -2 +1 +1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। ये सबसे आसान एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, भी आप कॉपी करना थोड़ी देर के बाद। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने कॉपर क्लोराइड पढ़ा थोड़ी देर पहले, आज या कल पढ़ा था शायद। अब कॉपर क्लोराइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -1। कॉपर क्लोराइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -1। तो अब सम वाला मेथड लगाएंगे। सबसे पहले कॉपर +2। अच्छा, एक बात बतानी रहेगी कि ये वाला तरीका जो है, इसका एक आसान तरीका भी हो सकता है जो यहाँ करूंगा। ये मुश्किल वाला तरीका था, पर इससे समझ में आ जाता है। जब समझ में आ जाएगा तो आसान वाले में आ जाएगा। आसान में आप +2 हो गया, फिर सम करना है तो प्लस आया, फिर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये देखिए -1, 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना बुरा लग रहा है तो आप -1 फिर प्लस फिर -1 ब्रैकेट बना के लिख लें, वो भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो +2 + -2। तो ये 2 एग्जाम्पल से साबित हो गया मेरे हिसाब से बहुत है समझने के लिए कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी देखो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसका आप सम करेंगे तो आंसर आएगा 0। चलो देखो, इन अ मॉलिक्यूल the sum of oxidation numbers of in a molecule, the sum of oxidation numbers of all atoms in a molecule, the sum of oxidation numbers of oxidation numbers of all atoms, the sum of oxidation numbers of all atoms must be equal to 0. The sum of oxidation numbers of all atoms must be equal to 0. अब आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी करें। मैं एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कॉपी आराम से करें। और देन हम रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 8 तक जो है वो करेंगे कल के लेक्चर में। साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह पढ़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। फिर बैलेंसिंग का टॉपिक करीब आ रहा है, जबरदस्त पढ़ाई मजेदार सी आएगी, थोड़ी सी पीएच आएगा, उसके न्यूमेरिकल थोड़े से इंटरेस्टिंग है। तो ये इसी तरह चैप्टर आगे बढ़ेगा। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पढ़ाई डैमेज नहीं करनी, पढ़ाई ज़बरदस्त चलनी चाहिए। मिड टर्म आपके जो फ़ौरन होंगे क्लासेस शुरू होने के बाद, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ये चैप्टर उसमें शामिल है। जितना पढ़ा दूँगा कंप्लीट हो गया तो उतना शामिल है, कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना पढ़ाया होगा उतना शामिल है। तो आपने उसको अच्छे से करना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में कल आपसे बात होगी। कल तक के लिए